नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत लंबे समय के बाद वो घड़ी आ गई है कि हम आप लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। बहुत लंबा समय निकला जब हम ये चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाए। बहुत लोगों ने डिमांड भी की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय आता है तभी आता है, और शायद आज वो समय आ गया है। और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में या मेरी लाइफ में, आप कभी भी देखिएगा, हर एक स्टेप के पीछे एक मोटिवेशन पार्ट होता है। तो डेफिनेटली मैं अपने कोर्स को आज इस रोड मैप के साथ स्टार्ट करूंगा। आज हमारी एक बहुत अच्छी एक ओरिएंटेशन क्लास रहेगी कि हम अगले 2026 के जो नीट के पेपर के लिए जो जुड़ रहे हैं, वो किस तरीके से हम चलेंगे और किस तरीके से हमारी माउंटेन डिसाइडेड होगी। यानी कि हम कैसे कैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे और आपको कैसे कैसे इस सिलेबस को टैकल करना चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा आज। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कस जो चीजें करना चाहता हूं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन पार्ट होता है। तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी एक मोटिवेशन पार्ट रहा। हम पिछले 9 सालों से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, और बहुत करीब से देखा है कि कैसे एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन आया, कैसे कैसे ऑफलाइन चीजें ऑनलाइन में स्विच हुई, कैसे कैसे लोग ऑनलाइन अपनी एजुकेशन को गेन कर रहे हैं। नो डाउट हम ऑफलाइन सबके साथ नहीं जुड़ सकते हैं, तो ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे आज हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि ऑफलाइन को कभी भी ऑनलाइन रिप्लेस नहीं कर सकता, और आज मैं भले ही ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आज भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऑफलाइन अगर आप किसी अच्छे टीचर के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज जुड़े रहिए। और अगर आपका कोई वैल्यू एडिशन हमारे जैसों से होता है ऑनलाइन में, तो आप जरूर कीजिए। तो जो मेरे लिए मोटिवेशन पार्ट ये रहा कि इस पिछले 3-4 साल में और कोरोना पेंडेमिक के बाद जिस जिस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई, तो उसके अंदर हमारी चीजें जो ऑफलाइन टीचर्स थे उनको कई बार अंडर एस्टिमेट किया जाता है, राइट। तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे हम अंडर एस्टिमेशन का शिकार हुए। लेकिन वो कहते हैं वो घड़ी, वो समय, हर चीज का एक समय डिसाइडेड है आपकी लाइफ में, वो आता है तभी आप चीजें स्टार्ट करते हैं। और शायद आज वो समय आ गया है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी मेरा साथ दें इस मोटिवेशन को उस मुकाम तक ले जाने में कि हम अंडर एस्टिमेटेड हैं या अबव देयर एस्टिमेशंस है। तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। जैसा कि मैंने आपके सामने कहा कि रोड मैप, और मैं हमेशा अपनी क्लास में ऑफलाइन जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं या कभी भी मैं किसी ऑफलाइन में जुड़ता हूं, तो हम बोलते हैं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के जवाब आते हैं कि सर ट्रेनिंग चाहिए, सर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, खाना चाहिए, बहुत अच्छी टीम चाहिए, और तरह तरह की बातें हमारे सामने होती हैं। लेकिन बहुत रेयर किसी बच्चे के मुंह से सुनने को मिलता है कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ चाहिए भाई साहब। लेकिन अगर हम पहाड़ डिसाइड नहीं करेंगे तो उबड़ खाबड़ किसी भी रास्ते से हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो आज ये जो रोड मैप आपके सामने लिखा है, ये एक तरीके का इस कोर्स के लिए ओरिएंटेशन कोर्स है। और मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ लास्ट तक जुड़े रहें और हमारे पर ट्रस्ट करें। आपका सिलेबस किस तरीके से बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से खत्म होगा, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कोर्सेज, एंड दीज रोड मैप्स विल बी सो बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो रोड मैप के अंदर सबसे पहले देखिए, अभी आप 11th का जो 11th में, सबसे पहले हम 11th क्लास के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्लास 11th, थोड़ा सा सिलेबस को समझिए। बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो अभी 12th ऑन गोइंग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और पता नहीं, मैंने अभी लिस्ट देखी नहीं है, तो शायद 11th जो है, 11th के बच्चे भी हमारे इस बैच में हो सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है ड्रॉपर बच्चों के लिए, और जो 12th ऑन गोइंग है या फिर जो 2026 में अपीयर होने वाले हैं। तो बच्चे, अगर आप 11th-12th का सिलेबस बहुत तरीके से देखेंगे तो आप एक ही चीज पाएंगे कि 11th क्लास इज टोटली अबाउट मैकेनिक्स। आप स्टार्टिंग से लग जाइए, आपका काइनेमेटिक्स यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड तक चलते 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 आपका फ्लूइड भी आता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कनेक्टेड है, और डेफिनेटली हैं। इसी पढ़ाई को, इस फिजिक्स को आप लोगों ने क्या बोला, मैकेनिक्स। तो 11th को मैं डिसाइड कर रहा हूं
वर्ड मैंने दिया मैकेनिक्स से, फिर साथ में आप छोटी छोटी चीजें, जैसे चैप्टर्स जो आए हमारे, कहीं ना कहीं हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी आई, राइट, सॉलिड्स आया, लेकिन साथ में थर्मोडायनेमिक्स भी आई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आया। तो कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से मैंने जिस तरीके से जो क्लासीफाई किया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो क्लास 11th में ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारी दो तरीके की फिजिक्स, 2 से 3 तरीके की फिजिक्स क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, डे 1 से लेके एंड तक। किस तरीके से करना चाहिए, जो आप गलती करते हैं, आपने देखा कि आप सबसे पहले जो चैप्टर उठाते हैं, मैं आपको उस ऑर्डर में लिख भी रहा हूं जिस ऑर्डर में तुम्हारी किताबों में दिया है, लेकिन हमें वैसे नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन दिया गया, राइट। लेकिन क्या आपने सोचा कि यूनिट एंड डायमेंशन अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता, नहीं पढ़ते तो कुछ नहीं होता। क्या बेसिक बेसिक बातें, यूनिट्स आपको पता है? यस, हमें पता है। और जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे 11th आगे बढ़ती है, तो हर चैप्टर में आपकी नई नई क्वांटिटीज आती हैं, आप नई नई यूनिट सीखते हैं, और धीरे धीरे ये चैप्टर अपने आप कवर हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली डायमेंशन एक अलग पार्ट है, वो हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही पहला चैप्टर बना के पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा दूसरा आप पढ़ते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स, अब देखिए, वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी 12th कराता है, यानी कि पूरी ना कहें तो आधी तो कराता ही है। और वो जो जो आधी है वो पूरे के जैसी है, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड तक उसमें वेक्टर 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 यूज कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते रहते हैं। तो बेटे 11th क्लास में जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है वो अपने आप में इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी 11th के लिए तो ये है ही, लेकिन अगर आप 11th का ये चैप्टर पढ़ के 12th में बैठ जाएंगे तो आप बाकी की 11th नहीं भी पढ़े तब भी आपको 12th समझ में आ सकती है। तो मैं डेफिनेटली इसको वेटेज ज्यादा दूंगा कि वेक्टर का बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपको फिजिक्स सीखने के लिए। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करते हैं। नो डाउट कि मैथमेटिकल टूल्स हमारी फिजिक्स में यूज होते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिकल टूल्स यूज होने चाहिए, यहाँ पढ़ने भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, आप मैथमेटिकल टूल्स इस ऑर्डर में पढ़ते हैं कि जब तक वो आते हैं तब तक आप उनको भूल जाते हैं, यानी कि जब तक आप सीखेंगे फिर लगाएंगे, वो सीखने और लगाने का जो टाइम गैप है वो कई बार बढ़ जाता है और चीजें डिसमेंटल हो जाती है, और फिर हमारा उस तरीके से उन टॉपिक्स में आउटपुट नहीं आ पाता है जिस तरीके से आना चाहिए। तो वेक्टर्स के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस करें, ये चैप्टर 11th और 12th दोनों के लिए काफी वेटेज रखता है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन आफ्टर, तीसरा जो चैप्टर आप पढ़ें वो पढ़ें आप काइनेमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके का सिलेबस सुना, कोई टीचर कहता है 1D, कोई 2D, और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों को 1D और 2D में डिफ्रेंशिएट नहीं वो लोग कर पाते, उनको 2-2 साल हो जाते हैं पढ़ते हुए। मैं किसी ड्रॉपर बच्चे से पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1D 2D, 1D और 2D के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, तो आप मुझे बताइए। देखिए, जो ये वेक्टर्स है ये ये प्लेन प्लेन में आता है, 2 डायमेंशन में आता है, दिस इज 2D, ओके। बट दिस काइनेमेटिक स्पेशली 1D में आता है, यानी कि 1 डायमेंशन में आप इसको पढ़ते हैं। अगर आप इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो बच्चे आप इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हो, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन दिमाग में सुनते ही आता है, या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या ये वर्टिकल हो सकता है। तो दो ही कैटेगरी यहां बनती हैं। हर चैप्टर का रोड मैप जब हम पढ़ेंगे तब हम बनाएंगे ही। जस्ट अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सिलेबस किस तरीके से हैंडल करना है। आप इसको फर्स्ट चैप्टर भले ना बना के पढ़े, मैं भी नहीं बनाऊंगा। हम यहां से स्टार्ट करेंगे वेक्टर से, देन काइनेमेटिक्स, ओके। उसके बाद जब आप फोर्थ चैप्टर देखते हैं तो फोर्थ चैप्टर आपके सामने जो निकल के आता है वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन।
अब ये जो मोशन इन टू डायमेंशन, अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मोशन इन टू डायमेंशन में वेक्टर्स भी आता है, मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स भी आता है, प्लेन मतलब 2D, यानी कि वेक्टर्स भी आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी 2D का ही पार्ट है। मोशन इन प्लेन इसको बोलते हैं, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। आज इस ओरिएंटेशन में मैं सिर्फ सिलेबस नहीं, मैं आप लोगों को वो टेक्टिक्स भी बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम लोगों को चैप्टर्स के कनेक्शन बनाने हैं, किस तरीके से ग्रुप बनाने हैं, और फिर हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं बहुत तरीके से। फिर उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर है, देखिए जैसे ही प्रोजेक्टाइल आएगा आप इनका एक ग्रुपिज्म बनाइए, मतलब हम इसको वैसे क्या कहते हैं, एक यूनिट बोलते हैं, ये एक यूनिट हो जाती है कंप्लीट, बट अभी मैं आपको अलग चैप्टर वाइज बता रहा हूं, तो आप इसी तरीके से ऑर्डर बनाइए। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बेटे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअल में क्या होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर फ्रिक्शन भी आता है और सर्कुलर मोशन भी आता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर एनएलएम में क्या आता है, कि अलग से ही एनएलएम पढ़ना है, फ्रिक्शन अलग से पढ़ना है, अलग से सर्कुलर पढ़ना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं और मेरा सजेशन आपके लिए दूं, तो हमेशा आप एनएलएम को अलग से पढ़ के, अलग से सेपरेट फाउंडेशन लेके, फिर आप फ्रिक्शन को अलग पढ़ें, आप सर्कुलर को अलग पढ़ें। क्योंकि जो फ्रिक्शन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, फ्रिक्शन की एक थ्योरी है, वो कई बार आप इनमें मिक्सअप कर देते हैं और चीजें उस तरीके से आउटपुट नहीं आ पाता है जिस तरीके से आना चाहिए। तो अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम फिफ्थ बनाएंगे, देन उसके बाद आप फ्रिक्शन पे जाइए, आपको फ्रिक्शन आना चाहिए। इस फ्रिक्शन में भी दो तरीके का फ्रिक्शन आपके सामने आता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक आता है डायनामिक फ्रिक्शन। तो मोटा मोटा अभी देखें तो फ्रिक्शन के दो पार्ट हैं, जिसमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते हो, और जो बहुत पॉपुलर वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, वो आप पढ़ते हो। सही है। देखिए अगर आप की टेबल पे आप पढ़ रहे हो, आपकी टेबल अरेंज नहीं है, किताबें बिखरी हुई हैं, और आप जस्ट सीधा आते हो, टेबल पे बैठ जाते हो और पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आप कभी नहीं पढ़ पाते हो। यानी कि आपको प्लान्ड होना बहुत जरूरी है, आपको अरेंज होना बहुत जरूरी है। आपको टेबल पर आने से पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है, कितनी देर में करना है। जब तक ये अरेंजमेंट, ये जो स्ट्रेटजी आपकी है ये नहीं होगी, तो कोई फायदा नहीं है। आप 5 घंटे बैठे, 10 घंटे बैठे, 15 घंटे बैठे, और वही काम मैं आपके सामने कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को ये आता है तो यहाँ स्विच कीजिए, किसी को ये आता है तो ये स्विच कीजिए। अगर कोई बहुत एक नए सिरे से करना चाहता है तो ये ऑर्डर आपको आना चाहिए। देन फ्रिक्शन सेवंथ, अगर हम बात करें सेवंथ में बच्चे, अगर हम यहाँ देखें तो हम सर्कुलर मोशन को यहाँ डालते हैं, और ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें भी हम मोटा मोटा दो तरीके से इसको पढ़ते हैं, एक यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप ये फुल फॉर्म अपनी लिख लें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। देन आफ्टर मैं क्या कहता हूं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पे एक टॉपिक आता है, आप सबने सुना है, जिसका नाम होता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ नहीं आया, यहाँ आया। तो यहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में जब पढ़ेंगे और उनको लगाना सीखेंगे, कैसे लगती हैं, कैसे डायग्राम्स बनते हैं। ये एफबीडी सिर्फ इन चैप्टर्स में चलने वाली नहीं है, ये आगे तक चलेगी। तो ये बेस है पूरी मैकेनिक्स का, ये बेस है, ये बेस है, और ये बेस है। इस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसकी वेटेज काफी ज्यादा है। प्लीज आप इसको हल्के में ना ले। उसके बाद एट्थ जो है, एट्थ फिर चैप्टर आप बनाए वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। बच्चे आप इसको अपनी फिजिक्स का हार्ट बोल सकते हो, राइट? क्यों? ये वर्क पावर एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है, इस वर्क पावर एनर्जी से आप जो काइनेमेटिक्स में करके आए वो सारे के सारे काम आप एनर्जी थ्योरम लगा के कर सकते हो। बहुत सारी चीजों के शॉर्टकट यहाँ क्रिएट होते हैं। ये जो वर्क पावर एनर्जी है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी एप्लीकेशन हर चैप्टर में देखने को मिलती है। एनर्जी का कंजर्वेशन कहीं भी देखने को मिल जाता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन कहीं भी देखने को मिल जाता है।
और बहुत जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप कभी भी जिनको 25-25 30-30 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, आप कभी भी उनसे सुनिएगा कि हम लोग भी यही सुनते हैं, और हम लोग जब पढ़ रहे थे तब हमारे टीचर्स भी हम लोगों को यही कहते थे कि जिसको लॉज लगाने आते हैं फिजिक्स में, उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है। तो प्लीज आप मेरी बातों को फोकस कीजिए। लॉज, चाहे वो कंजर्वेशन का है, किसी चीज का भी कंजर्वेशन है, चाहे वो एनर्जी का है, चाहे मोमेंटम का है, जो कि मेनली आपको देखने को मिलते हैं, तो प्लीज आप इस चैप्टर को ऐसे लें कि मुझे इसको यहाँ भी लगाना है, 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 हर जगह लगाना है। ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्टाइल में भी लगेगा, काइनेमेटिक्स में भी लग जाएंगे, यहाँ भी लगेंगे, यहाँ भी लगेंगे, यहाँ भी लगेंगे, कहीं भी लग जाएगा। तो इसका मतलब वर्क पावर जो एनर्जी है, ये इट इज द सेंटर ऑफ द फिजिक्स, और ये हर्ट आप इसको बोल सकते हो, यहां से सारी चीजें फैलती हैं। तो वर्क पावर एनर्जी है। देन आफ्टर आप आइए नेक्स्ट, इसको आप बोलिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, देखिए मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूंगा, ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल में ये पूरी की पूरी यूनिट का नाम होता है बच्चे रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, उनमें से पहला चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। फिर यहां से जो दूसरा चैप्टर है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद जो 11 चैप्टर आता है, आप पढ़ते हैं टॉर्क। टॉर्क, देन 12th जो चैप्टर आया उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मैं साथ में यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूं रोलिंग, जो कि तुम्हारे सिलेबस से वैसे तो है नहीं, लेकिन ये रोलिंग फ्रिक्शन में आता है। रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है, थोड़ी बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। और हम ये बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि ये टॉपिक आपका नहीं आएगा, तो आप इसको रोलिंग को जरूर पढ़ें। रोलिंग फ्रिक्शन आपके सिलेबस में है, बट रोलिंग रोटेशनल मोशन में नहीं है। क्लियर हो रही बात? तो रोलिंग आपके यहाँ वाले सिलेबस में नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन में है, इसलिए वो बेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से चीजें अरेंज्ड हैं। जो नौ नौ में से नौ नौ जो टॉपिक नंबर 9 मैंने लिखा अभी आपके सामने, सेंटर ऑफ मास 9 10 11 12, तो ये मैंने कितने चैप्टर आपके सामने बनाए? टोटल 4। इसको बोलते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये वो चैप्टर्स होते हैं जिसमें आप लोगों का भी पता लगता है और हम लोगों का भी पता लगता है, और ये बात सच है। आप इन चैप्टर्स में आप लोगों का आईक्यू, हम लोगों का आईक्यू, हमारा कराने का ढंग, हमारी एफिशिएंसी सब यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे चैप्टर्स में आते हैं। भले इनका एक एक दो दो क्वेश्चन दिखे, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन जो आता है वो आपको बड़ा परेशान कर सकता है। अब ये रोटेशनल डायनेमिक्स के बाद देन आप 13 पे आइए। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, ये एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया। फिर जो 13 चैप्टर जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं, बहुत सारे लोग इसको ग्रेविटेशन बना के पढ़ते हैं, पर आपने जब पूरा सिलेबस देख लिया तो आप ही बताइए, क्या ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं भाई। आप 11th का ग्रेविटेशन लास्ट पढ़ें, और जैसे ही आप ग्रेविटेशन खत्म करते हैं आप 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाते हैं, तो ऑर्डर तो यही होना चाहिए, है ना? तो किताबों में जो कंटेंट का ऑर्डर है वो आपको मानना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको तो अपनी 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 एफिशिएंसी बढ़ानी है और चीजें उस तरीके से हैंडल करनी है जहां से आपका रिजल्ट आए। अब 13 मैं कहूंगा आप यहां पे एसएचएम पढ़ें, और देन आप वेव्स पढ़ें। एसएचएम पढ़ें एंड देन वेव्स पढ़ें। अब सुनिए 11th में आप लोगों के साथ क्या गड़बड़ हुई है। हमारे सामने कंटेंट दिया जाता है किताबों में, हम उसी कंटेंट के हिसाब से चलते हैं। एसएचएम और वेव्स दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, बहुत अच्छे सवाल यहाँ से आते हैं, बहुत अच्छा आईक्यू आप लोगों का चाहिए इनको समझने के लिए, लेकिन ये मेहनत मांगते हैं ये चैप्टर्स। लेकिन हम इनको जब लास्ट पढ़ते हैं तो हमारे साथ कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा 11th का सिलेबस होते 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 जनवरी फरवरी आ जाता है, और हमारे सामने बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं। कभी स्कूल के सिलेबस का प्रेशर है, कभी पेरेंट्स का प्रेशर है, कभी टीचर का प्रेशर है, मुझे सिलेबस खत्म करना है, और चीजें भगा भगा के
और वो खत्म कर दिया जाता है, यानी कि निपटाने की कोशिश की जाती है, और उस निपटाने के चक्कर में ये दोनों चैप्टर एसएचएम वेव्स हमारे ढीले रह जाते हैं। ये मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ और प्रूवन थ्योरी के साथ बोल रहा हूं। इतने सालों में मैं सिर्फ यही देख रहा हूं, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा है वो हमारे को सामने आके बोलता है कि सर एसएचएम वेव्स एक बार दोबारा करा दीजिए, रिवाइज करा दीजिए। इसका मतलब ये चैप्टर सबके लिए ही अच्छे हैं, ये जो मैंने लिखा है। और जो ये पीछे 9 से मैंने शुरू किया और 14 तक, अगर आप इस पोर्शन में स्ट्रांग हो गए तो आपकी 11 स्ट्रांग हो गई। तो बच्चे आप कोशिश कीजिए, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मैं एक तरीके से ये कहूंगा कि ये एक्सटेंडेड वर्जन है काइनेमेटिक्स का। ये कुछ अलग चैप्टर नहीं, थ्योरी ऑब्वियसली अलग है, नाम ही अलग है, चैप्टर अलग है, लेकिन अगर आपको काइनेमेटिक्स अच्छे से आती है तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो एसएचएम को। उसके बाद वेव्स, ये मैंने कहा कि दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ काइनेमेटिक्स। इसका मतलब अभी हम रिसेंटली काइनेमेटिक्स पढ़ के आए, और जैसे ही हम अपना एसएचएम स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी वो फील नहीं आती है कि हमने कोई अलग चैप्टर पढ़ा। देन आफ्टर वेव्स, अब इस वेव्स के बारे में सुनिए। ये वेव्स एक ऐसा चैप्टर है जो 12th क्लास के अंदर आपको एसी वाला चैप्टर कराता है, एसी वाला चैप्टर कराता है, और आपको वेव ऑप्टिक्स में मदद करता है। मतलब इसकी जो थ्योरी है बेटे, वो आपको एसी और वेव ऑप्टिक्स में मदद करेंगे। यानी कि जो थ्योरी यहाँ, जो इक्वेशंस यहाँ, जैसे एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको यहाँ नजर आएंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ भी नजर आएंगे। ठीक है, वो जो प्रिंट छोड़ा इसने, आपने ये अच्छे से किया तो ये भी अच्छे से आ गए। अब मान लीजिए आप आपने एक साल ड्रॉप किया, आप चीजें कर रहे हो, तो वेव्स को वेव ऑप्टिक्स के साथ, एसी के साथ प्लीज कंबाइन करके, क्लब करके, एक ग्रुप बना के इन चीजों को पढ़ो, आपका आउटपुट आएगा। देन उसके बाद 15, अब यहां से अब अपना ऑर्डर आपकी मर्जी है, जैसे भी चलें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसके बाद फ्लूइड पढ़ें, लेकिन उससे पहले आप सॉलिड्स पढ़ लें, है ना। तो सॉलिड्स पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये नाम होता है, मैं अभी इसको सिंपल नाम दे रहा हूँ सॉलिड्स। सॉलिड्स का एक अलग मीनिंग भी निकल सकता है, बट मैंने आपको ओरली बताया, दैट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देन इसी में 15th में ही हम बना लेते हैं, हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे, और ये जो फ्लूइड्स पहले हम रेस्ट पर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फ्लूइड्स इन मोशन हम पढ़ेंगे, फ्लूइड्स इन मोशन। गेटिंग माय पॉइंट। अगर थोड़ा सा मैं यहीं आपको बताऊं, यहां प्रेशर का डिफरेंस जो होता है, यहां प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी इज 0, लेकिन यहां डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जहां पे प्रेशर का डिफरेंस आएगा वहां पे चीजें चलने लग जाएंगी, और जहां प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा वहां चीजें रेस्ट पे आपको पढ़नी है। तो आई थिंक आपको मेरा ऑर्डर समझ में आ रहा है कि सबसे पहले सॉलिड्स, देन फ्लूइड्स इन मोशन। इसको फ्लूइड डायनामिक्स भी बोलते हैं, ये स्टैटिक फ्लूइड होता है ना, स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं इसको। देन उसके बाद आप 16 चैप्टर अपना यहाँ फ्रेम करें। इस 16 चैप्टर में अब आपके सामने क्या बचता है? अब आपके पास बचता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को मैंने जब आपको स्टार्ट किया, आप पहले पेज पे देखें, मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि 11th क्लास में तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ये सब है, यानी कि दो ही तरीके की फिजिक्स आपको खासकर देखने को मिलती है, वो हमने यहाँ लिखी। अब अगर ये एक अलग फिजिक्स है तो यार इसका थोड़ा सा रोड मैप हम फिर से बना लेते हैं, है ना। इसको रोड मैप अगर हम बनाएं, यहाँ देखिए, फर्स्ट सबसे पहले आप इसके अंदर टेम्परेचर पढ़ें, टेम्परेचर की पूरी पढ़ाई करें। उसके बाद आप थर्मोमीट्री पढ़ें, उसके अंदर आप एक तरीके से लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि आप इन चीजों को, आप एक्सपेंशन सीखेंगे, आप चीजों को का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो चीजें बढ़ जाएंगी, उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, उनका एरिया बढ़ जाएगा, उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इसको कहीं ना कहीं हम
जो थर्मोमेट्री नाम देते हैं, थर्मोमेट्री यहाँ भी आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर एक्सपेंशन और ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मेन मैंने आपको नाम बताया, तो ये ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ते हैं फेजेस के बारे में। अब फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से गैस जाएंगे, और इस तरीके से लेटेंट हीट, यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हो। मैं अगर यहाँ पे एक ही वर्ड देना चाहूं तो ये है लेटेंट हीट। अब वो लेटेंट हीट किसी की भी हो सकती है, वो फ्यूजन की भी हो सकती है, वो वेपराइजेशन की भी हो सकती है, यानी कि पूरा डिटेल में जो आपने पहले आज तक लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट आपने ऐसे ही पढ़ा है, बट आज वो नहीं है, तो इसको पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। देन उसके बाद आप हीट पढ़ें। हीट ये वाला पोर्शन है जहां पे सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो बच्चे आप इसको हीट ट्रांसफर लिखें, है ना। यहाँ पे हीट ट्रांसफर के मेथड्स आते हैं अलग अलग, वो चाहे रेडिएशन है, चाहे वो कंडक्शन है, चाहे वो कन्वेक्शन है, अलग अलग तरीके के लॉज आते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब इनमें से ये वाला पोर्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लास्ट में आप अपनी वही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो जो आप अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जिसके अंदर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, अलग अलग तरीके के आइसोकोरिक जैसे प्रोसेसेस आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, सही है। और फिर उसके बाद लास्ट में आप इसमें ऐड अगर करें तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअल में क्या होगा, बहुत सारी चीजें बच्चे यहीं पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हम कवर कर लेंगे, बट इसको अगर हम अलग से भी बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहां डाल लेंगे। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि 11th का सिलेबस किस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद 16 के बाद 17। अब देखिए, अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है, इसको 15, इसको 16, इसको 17, ये आपकी मार्किंग है, आप इसको किसी भी तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 17 जो पार्ट है, इसको में हम ग्रेविटेशन डालेंगे, ग्रेविटेशन। ये क्या हो गया, TIUN, सही है। तो ये आई थिंक देख लेना तुम स्पेलिंग सही है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ क्या है, ग्रेविटेशन। अब जैसे ही ग्रेविटेशन खत्म होगा, हम वैसे ही उसको पढ़ के सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्विच कर जाएंगे। देन अपना फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं एक बार जल्दी से 12th का सिलेबस आपके सामने लिख देता हूँ। आई थिंक आपको 11th, कोई भी बच्चा ड्रॉप करता है तो मेरा मानना है कि उसकी 11th वीक है, वो इसलिए करता है। 12th बहुत कम बच्चों की वीक होती है, तो हम पहले इस पहाड़ को तोड़ेंगे, ये जो आपके सामने लिखा है, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो जल्दी से एक बार फटाफट हम क्लास 12th का भी रोड मैप यहाँ लिख रहे हैं। अब क्लास 12th में क्या है, क्लास 12th में अगर आप देखें तो बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी आती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या आता है, फिर आपको ऑप्टिक्स भी देखने को मिलती है, फिर आपको ऑप्टिक्स के साथ में मॉडर्न फिजिक्स भी देखने को मिलती है ना। और मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न क्यों कहा जाता है, वो नए नए कपड़े डालती है इसलिए नहीं। मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अकेली ऐसी फिजिक्स है जिसके अंदर रिसर्च एरिया सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हो, और क्वांटम मैकेनिक्स मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी को पूरी समझ में आई है। और उसमें जब आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हैं, और खासकर जब आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में खड़े होकर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके अंदर जो एरियाज ऑफ इवोल्यूशन है, एरियाज ऑफ डिस्कवरीज हैं, एरियाज ऑफ इन्वेंशंस हैं, वो बहुत ज्यादा है। उनके अंदर नई नई चीजें, नए नए पार्टिकल्स डिस्कवर होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको, इसका नाम जो है वो मॉडर्न रखा गया। फिर उसके बाद एक अलग से अगर आप पढ़ें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते हैं। अब इसको क्लासिफाई करना बड़ा आसान है। इतना 11th को, जैसे मैंने 11th को पूरा डिटेल में डिस्कस किया, इसको हम यहां भी कर सकते हैं। तो मेनली आप क्या देख रहे हो बच्चे, यहां आपके सामने एक तरीके से 4 तरीके की फिजिक्स आपको नजर आ रही है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एक ऑर्डर में पढ़ने बहुत जरूरी हैं। आप ये नहीं है कि अल्टरनेटिंग करंट उठाया और उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, शायद बात नहीं बने,
है ना। ऐसे पढ़ने में तो कुछ भी पढ़ ले, लेकिन एक सही ऑर्डर क्या है, इनको एक ऑर्डर में पढ़े, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको नंबर वाइज पढ़े। ऑप्टिक्स अपने आप में ही एक अलग पढ़ाई है, ठीक है। इसमें आपको दो तरीके की ऑप्टिक्स देखने को मिलती है, रे ऑप्टिक्स जिसको आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हो, और यहां पे आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो। गेटिंग माई पॉइंट। देन आफ्टर यहां आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चा यहां चैलेंज फेस करता है, आपके सामने डिफिकल्टीज आती हैं, यही आती हैं। बहुत सारा मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, आपको वेक्टर्स नहीं आता तो नहीं आएगा। तो 12th में जब आप बैठे हैं, आप अगर 11th में 11th वाला बच्चा कोई मेरी बातें सुन रहा है इस ओरिएंटेशन क्लास में, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको 12th क्लास में स्विच करना है, ये मैं कोर्स इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कि इसको कोई भी आगे पढ़े, 11th वाला पढ़े, 12th वाला आगे पढ़े, वो ये वीडियो सुन के कहीं भी स्विच कर सकता है इसको। मेरे कोर्स में जैसे कई बार क्या होता है, जब हम नई किताब लेते हैं तो उसका कंटेंट जब हम पढ़ते हैं, तो कई बार हमारे उस कंटेंट में 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे को ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे तो यही चैप्टर पहले पढ़ना है। हम कई बार उस किताब में पहले चैप्टर के बजाय तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें चैप्टर पर स्विच कर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत फैसिनेटिंग लगता है, या फिर उसकी हमें जरूरत है। तो ये पूरे कोर्स का कंटेंट सुनने के बाद ऐसा आपके साथ भी होगा बच्चे, कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपका मन करेगा मैं तो ऑप्टिक्स पढ़ूंगा, तो मैंने आज बोल दिया, आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक भी चैप्टर मत उठाओ, आप सीधा ऑप्टिक्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत पढ़ो, आप ये पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कुछ भी मत पढ़ो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा 12th के अंदर क्लासिफिकेशन है, एक वेरिएशन है फिजिक्स के अंदर, जिसमें आप किसी भी फील्ड को उठा के अलग अलग पढ़ सकते हो। पढ़ तो वहां भी सकते हो, लेकिन वहां है ही दो, वहां पे सारे चैप्टर्स ही मैकेनिक्स से हैं, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो जो कनेक्शंस बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल 11th का बढ़ा देते हैं। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं हम ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आप लोगों की सबसे फेवरेट जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आते हैं, आप सबको इस बात का मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सबसे पहले चार्जेस एंड फील्ड पढ़ते हैं, चार्जेस एंड फील्ड पढ़ते हैं, और यहां पे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पढ़ते हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। अब अगर ध्यान दें, चार्ज अगर हम देखें, यानी कि यहां चार्जेस में क्या आएगी, फोर्सेस, फोर्सेस, हमें फोर्सेस देखने को मिलेगा। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो फोर्स है और जो ये फील्ड है, ये दोनों के दोनों बच्चे वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब वेक्टर तो आना चाहिए, वेक्टर नहीं आएगा तो ये चैप्टर नहीं आएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक आधी वेक्टर बेस्ड है। फिर उसके बाद, और यही वाला पोर्शन है जो आपकी ग्रेविटेशन से मैच होता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल, यानी कि जिसको हम वी से दिखाते हैं, कैपेसिटेंस, नॉट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को सी से दिखाते हैं। ये दोनों की दोनों क्वांटिटी स्केलर है, यहां पे दूर दूर तक वेक्टर्स का कोई लेना देना नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आया। उसके बाद मैं छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, देखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, ऑब्वियसली क्या आता है, जिसका नाम पढ़ते हो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन आपके आते हैं मूविंग चार्जेस, यहां स्टार लगाइए, मैक्सिमम पेपर यहां से बनता है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि यहां भी एक दो पोर्शन आपको देखने को मिले, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये अलग है ना। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने हैं, बार मैग्नेट पढ़ना है, उसको काटोगे, डाइपोल पढ़ोगे। तो यहाँ पे सारी चीजें हम जब पढ़ेंगे तो रोड मैप बनाएंगे। मैं इस ओरिएंटेशन क्लास को ऑलरेडी बहुत लंबा खींच चुका हूं, तो हम ज्यादा नहीं करेंगे।
देखो, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद देन आपके पास चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत बढ़िया। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये क्या है, जिसको शॉर्ट में आप ईएमआई बोलते हो, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोड्यूस, इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ये पढ़ना है। उसके बाद देन देर इज एसी, एसी चैप्टर है आपके पास, और इस एसी चैप्टर में बच्चे अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों को पढ़ना है। और देन लास्ट लास्ट आपका जो चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको आप शॉर्ट में ईएम वेव्स भी बोलते हो। तो ये इन 5 चैप्टर्स का ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करना है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करके फिर आप यहां आते हो, और यहां जो आप आए, तो यहाँ पे आपने जो पोर्शन पढ़ा, उस पोर्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, उस पोर्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटीज। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटीज एंड सो ऑन। तो आपको ऐसे पढ़ना है। देन उसके बाद जो चीजें आ रही हैं, वो आ रही है मॉडर्न फिजिक्स। और इस मॉडर्न फिजिक्स में, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें आप, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, ओके, 10वां। फिर मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर आते हैं आपके। पहला ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहां लिख देता हूं मैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देन एटम आता है, और ये न्यूक्लियाई आता है, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको पढ़ते हुए आपको हमेशा 11th की केमिस्ट्री की फील आती है। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके क्लब हो जाते हैं, और वैसा वैसा ही आपको देखने को मिलता है। देन लास्ट जो आ रहा है आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, बेटा 2 तरीके की होती है। यहां एक आती है एनालॉग, जो आपके सिलेबस में ज्यादातर है, और एक आती है डिजिटल, डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सिलेबस में लॉजिक गेट्स आते हैं, लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने हैं। एनालॉग मतलब ये घड़ी जिसमें सुइयां होती हैं, डिजिटल में आप 010101 यानी कि बाइनरी नंबर पे खेलते हो। कैलकुलेटर्स कैसे बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत सारे लोग थ्योरी पढ़ के इसको पढ़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं किस तरीके से इस पोर्शन को अरेंज कर रहा हूं। तो ये हमारा वो माउंटेन है जिसपे हमें चढ़ना है। अब उसके अलावा मैं आपको कुछ राय देना चाहूंगा कि सिर्फ आपके लिए यही काफी नहीं है, ये तो मैं करवाऊंगा ही आपको, लेकिन आप कब माने कि हमें किस टीचर का कोर्स पढ़ना चाहिए, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और किस तरीके से हमें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो अब मैं रेफरेंसेस बता देता हूं, रेफरेंसेस जो आपको फॉलो अप करनी है। सबसे पहले आप अपने क्लास के जो नोट्स बने, इस क्लास नोट्स में, खासकर मैं अपने कोर्स की बात कर रहा हूं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। फिर एचसी वर्मा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करती हैं, वो यहाँ क्लास में कवर हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड चीजें होती है, पीवाईक्यूज और एचसी वर्मा। और हमेशा ये बोला जाता है
कि अगर आपको किसी 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 के भी कंटेंट का, ऐसा थोड़े है कि आपको मैं शक्ल से सुंदर लग रहा हूँ या फिर मैं मेरी बातों से सुंदर लग रहा हूँ तो आपने उस टीचर को फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हमारी चीजें अच्छी हैं, मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है पढ़ाने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम की नीड क्या है, अगर उस हिसाब से नहीं चलोगे या मैं नहीं चलूंगा, कोई फायदा नहीं है जुड़ने का। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है, क्लास नोट्स आपके लिए ग्रंथ हैं, ग्रंथ। आपको क्लास में लिखी गई एक एक बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप पिछले सालों में आए हुए सवाल देखें। जिन लोगों को पेपर सेट करना है, भले उनके पास कितना भी समय हो, वो इन्हीं पुराने सवालों में से चीजें मोल्ड कर करके आपको नए सवाल बना के देते हैं। तो प्लीज इस मेंटेलिटी को जरूर सीखें कि किस मेंटेलिटी, किस साइकोलॉजी के ऊपर ये सवाल बनाए गए हैं। एनसीईआरटी एक बहुत स्टैंडर्ड किताब है। अगर आप उस एनसीईआरटी को देखिए, मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे लोग मेरे से इस चीज को मानेंगे नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी को इतनी तवज्जो अभी फिलहाल नहीं देता हूँ जो स्टार्टिंग में हम सीखते हैं। अगर मैं आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं और आपको यूं कह दूं एनसीईआरटी पढ़ लो, फिजिक्स आ जाएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं उस किताब को काफी अच्छी किताब मानता हूं, लेकिन वो थोड़ी सी मिस अरेंज्ड है। राइट, आप उसमें थियरी जो पढ़ के उसके सवाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई करे तो प्लीज मुझे आगे जरूर बताएं और मुझे भी सिखाए कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर देखिए, एनसीईआरटी के अंदर थियरी सब कुछ लिखा है, लेकिन वो समझनी बड़ी मुश्किल है। उसके अंदर एक लाइन में चार चार मीनिंग है, पांच मीनिंग है, तो वो थोड़ा सा समझना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर उससे फिर वो जो क्वेश्चन पूछता है उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। तो खैर, एनसीईआरटी को हम यहाँ पे जो आपका रेफरेंस 1 है, इसमें आपके मेनली क्लास नोट्स आते हैं जिसमें इन चीजों की कवरेज हो जाएगी। देन सेकंड, आप लोगों को हर क्लास के बाद डीपीपी दी जाएगी। उस डीपीपी में 20 से 25 क्वेश्चंस की हम रेंज रखेंगे कि 20 से 25 सवाल आपके डेली होने चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट को डेली नहीं उठा रहे हो, आज फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, आपने बायो छोड़ दी, बायो के पेपर में आपने फिजिक्स छोड़ दी, और आप इस तरीके से मूडी 1 के पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा अरेंज रहना पड़ेगा। हर दिन हर सब्जेक्ट को 2.5 3 4 4 घंटे उठाना पड़ेगा। ये डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, प्लस आपकी असाइनमेंट्स। जो भी स्टडी मटेरियल हम लोग आपको देंगे कोर्स में, वो सारी असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करनी है। अब मैं ये भी बता देता हूँ, ये जो असाइनमेंट्स हैं ये कहाँ से बनाई गई हैं। अब कोई नए सवाल बनाने का तो हमारे पास समय नहीं है, तो कुछ स्टैंडर्ड किताबें जैसे कि ऑब्वियसली एचसी वर्मा, डीसी पांडे, डीसी पांडे, और ये स्पेशली ये जो बैच है ये नीट वालों के लिए है। तो मैं इसमें जेई मेंस के पीवाईक्यू भी जरूर डालूंगा, जैसा 2025 में आपको देखने को मिला। आप लोगों के साथ फिर से ये सब ना हो जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा अपनी प्रिपेयर्डनेस रखेंगे कि जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं हम आपकी असाइनमेंट्स में डाल दें। देन उसके बाद एचसी वर्मा, डीसी पांडे, और प्लस कुछ जो कोई भी आप सेल्फ स्कोरर जैसी किताब है, जैसे एररलेस, और कुछ एग्जांपल्स मैं यहां बता दूं आपको, एग्जांपल्स ऑफ बीएम शर्मा। ठीक है, नीट में मैं नहीं कराऊंगा, बट जेई वालों के लिए ये बीएम शर्मा की किताब जो है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं ये यहाँ डाल लें तो बेटर है। आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ डाल लें, प्लस एग्जांपल्स ऑफ बीएम शर्मा। तो आप देख रहे हो, ये पिटारा लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ये जो इतना पिटारा है, ये जो इतने सालों में इकट्ठा किया, सीखा, कराया, वही सारी चीजें हम लोग आपको सिर्फ 1000 रुपए के अंदर दे रहे हैं। 1000 रुपीज। ये कोई 11th या 12th का नहीं है, ये पूरे पूरे फिजिक्स का कोर्स है, सिर्फ 1000 रुपीज में। और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, ये कोर्स 25 सितंबर तक 1000 रुपए का है। उसके बाद ये ऑफर, ये जो डिस्काउंट है ये रिमूव हो जाएगा। तो कोशिश करें ये जल्दी से जल्दी आप इन चीजों में अपने कोर्स में एनरोल करें। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, कोई करना चाहे, कोई नीडी है, तो मेरे ख्याल से आज 1000 रुपए आप वैसे भी पार्टी वार्टी करने में खराब कर देते हैं,
है ना। तो आपको बहुत ही अरेंज कंटेंट अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं हमें ले, है ना, हमें लेना चाहिए। तो आज का ओरिएंटेशन कोर्स आज हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको पहले लेक्चर के साथ मिलेंगे 15 सितंबर को। 15 सितंबर को रात को 8 बजे, 8 से 9:15 डेली लाइव क्लास होगी। सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको आपकी ऐप पे अपलोड कर दी जाएंगी। हमारी ऐप का नाम है घर पे ट्यूटर, और घर पे ट्यूटर पर जो ऐप है उस ऐप में आपको कोर्स बिल्कुल होम पेज पे दिखेगा, वहां जाके आपको एनरोल करना है। घर पे ट्यूटर का जो लोगो है ये, और ऐप का जो लिंक है या कोर्स का जो लिंक है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में मैं अभी दे रहा हूं। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, आप हमारी ऐप पे जो भी क्वेरी टूल दिया गया है वहां पे भी हेल्प या व्हाट्सएप चैट में जाके पूछ सकते हैं, या आप मेरी स्पेशल मेल मुझे आप कर सकते हैं। मुझे मेल एक ऑफिशियल चैनल होता है कभी भी कांटेक्ट करने का, तो दैट विल बी बेटर, और जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप हम हमारे जो कांटेक्ट नंबर मैंने होम पेज पर दिया है आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको 15 सितंबर को। 14 सितंबर को डेमो भी रखा गया है, सेम 8 बजे, आप उसमें भी जुड़िए, और 15 सितंबर से आप लोगों के साथ हम इस कोर्स को, इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।